हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पेपर। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला प्रश्न है, रेणु के पैदल आने पर पिता रोते थे, खुश होते थे, गुस्सा होते थे या कुड़ते भुनते थे। तो इसका उत्तर आएगा कुड़ते भुनते थे। और यह प्रश्न आपकी कृतिका के पाठ 2 मेरे संग की औरतें से लिया गया है यह प्रश्न। इसके बाद है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं शब्द, क्योंकि वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। अगला प्रश्न है, रस के अंग होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 4। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद अगला प्रश्न है, कबीर दास जी की प्रमुख रचना है बीजक, बाइबल, ग्रंथावली या दोहावली। तो इसका उत्तर आएगा बीजक। अगला प्रश्न है, कूची कूची शब्द का अर्थ है। तो इस शब्द का अर्थ होता है दया दया। और ये आपके क्षितिज के पाठ 2 लहासा की ओर से लिया गया प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, पंचवटी काव्य है, खंड काव्य है या महाकाव्य है। तो यह एक खंड काव्य है पंचवटी, जिसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है, मेरे नाना पक्के माने जाते थे, साहब या बाबू। तो यहाँ आएगा साहब, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। इसके बाद है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी या वाचाल। तो यहाँ आएगा वाचाल, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मदरसा शब्द है हिंदी है या अरबी। तो यह एक अरबी शब्द है। अगला प्रश्न है, पक्षी विज्ञानी सालिम अली या जाबिर हुसैन थे। तो पक्षी विज्ञानी सालिम अली थे, यहाँ आएगा रिक्त स्थान में सालिम अली। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला है, नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था। तो यह कथन सत्य है और यह भी कृतिका से है। इसके बाद है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो यह सत्य कथन है। इसके बाद है, महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो असत्य कथन है, क्योंकि महाकाव्य में एक से अधिक छंदों का प्रयोग होता है। अगला है, ललध्यत कश्मीरी कवयित्री थी। तो यह सत्य है। और लहासा की यात्रा बहुत सुगम थी। तो यह असत्य, क्योंकि यह दुर्गम थी, लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसका पहला है, लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो इसका उत्तर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे। अगला प्रश्न है, गगन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर है आकाश नभ। गगन के पर्यायवाची है आकाश और नभ। तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रामचरितमानस। तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला है, रसखान का मूल नाम क्या है। तो इसका उत्तर है सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। अगला है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है प्रेमचंद। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अथवा पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तो हम पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक है। और पेड़ पौधों से हमें जलाऊ लकड़ी, औषधियाँ व फल फूल मिलते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, इसका उत्तर है, आपको इसे भी 3 पॉइंट लिख दोगे तो भी आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। तो पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं और पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक है। अगला प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छाट कर लिखिए। तो इसका पहला है, पीपर पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पे हमें अलंकार छाट कर बताना था। पंक्ति पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। अगला है, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। और इसके अथवा में था,
तो दोनों में से कोई सा एक ही करना है। अथवा वाला प्रश्न है, किन्हीं दो के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तन, हरि, भूमि और पर्वत में से। तो तन और हरि के आप पर्यायवाची लिख सकते हो। यदि आप यह नहीं करो तो तन के पर्यायवाची काया और शरीर, हरि के पर्यायवाची ईश्वर और भगवान। इसके बाद अगला प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं समझाइए, अथवा काव्य की परिभाषा एवं भेद लिखिए। तो हम छंद किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर होगा वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबद्ध नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबद्ध नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है, वीरगाथा काल को आदिकाल क्यों कहते हैं, अथवा है आदिकाल की प्रवृत्तियां लिखिए। तो हम आदिकाल की प्रवृत्तियां लिखेंगे। तो आदिकाल की प्रवृत्तियों में पहली हम लिख देंगे वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं और इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता। और दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे युद्धों का सजीव वर्णन। ये दोनों प्रवृत्तियां आदिकाल की प्रमुख है, वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरी युद्धों का सजीव वर्णन। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, अथवा कबीर किस प्रकार के संत थे। तो हम इनमें से इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित, मोह माया से दूर व सच्चे भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित, मोह माया से दूर व सच्चे भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, अथवा कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है। तो हम लिखेंगे मानसरोवर से कवि का क्या आशय, इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा सवैया छंद किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर होगा, काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। बाद अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी से पूर्व मनुष्य की मन स्थिति कैसी थी, अथवा मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो हम लिखेंगे मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। अगला प्रश्न है, कवि अपनी कोठरी में उदास क्यों बैठे हैं, अथवा कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो हम कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि जेल में बंद है। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि जेल में बंद है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों हैं, अथवा हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना कहा है क्योंकि ये हथकड़ियां उन्हें देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए लगाई गई है। ये उनके लिए सम्मान का रूप है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना कहा है क्योंकि ये हथकड़ियां उन्हें
देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए लगाई गई है। ये उनके लिए सम्मान का रूप है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने कैदी और कोकिला कविता में किस विषय पर प्रकाश डाला है अथवा गोपियां किसका रूप धारण करना चाहती है और क्यों? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, गोपियां किसका रूप धारण करना चाहती है और क्यों? इसका उत्तर है, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण के उस रूप को धारण करने का आग्रह किया है जिसमें श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट, गले में कुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र धारण करते हैं। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण के उस रूप को धारण करने का आग्रह किया है जिसमें श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट, गले में कुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र धारण करते हैं। बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ शब्द दे रखे अंतरिक्ष यान, यात्री और उड़ान। तो इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे अंतरिक्ष यान, तो अंतरिक्ष यान में हम लिख देंगे, अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। यात्री का हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, बस में बहुत से यात्री बैठे हैं। उड़ान में हम लिख सकते हैं, आज वायुयान उड़ान भरने वाला है। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाकर लिख सकते हैं और इसके अथवा में भी संधि विच्छेद है, आप ये भी कर सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, दिए गए शब्दों से कहानी निर्माण कीजिए। तो ये जो शब्द दे रखे हैं इनसे कोई सी भी कहानी आप अपने मन से बना सकते हो। झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, बर्फबारी, मौसम, नदी, पत्थर, मिट्टी, सूरज। तो इस प्रकार से हमने कहानी ब्रिज कोर्स से जब करा था तो उसमें बनाई थी। तो यदि आपने वह देखा होगा तो आपको पता ही होगा, आपने लिख रखी होगी आपके ब्रिज कोर्स में। इसके अथवा में है, कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर है। सरल शब्दों में अपनी कल्पना को कलमबद्ध कीजिए। तो यह भी ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन है। तो ब्रिज कोर्स में से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हम महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखेंगे। तो इसका उत्तर है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। पहला है, महाकाव्य का कथानक विस्तृत होता है, जबकि खंड काव्य में हम लिखेंगे, खंड काव्य का कथानक संक्षिप्त होता है। दूसरा है, महाकाव्य में इसमें मुख्य कथा के साथ साथ सहायक कथाएं भी होती है, जबकि खंड काव्य में हम लिखेंगे इसमें एक ही मुख्य कथा होती है। तीसरा है, महाकाव्य में इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि खंड काव्य में हम लिखेंगे इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार से हम अंतर लिख देंगे। चौथा अंतर भी हम लिख सकते हैं, इसमें 8 या अधिक सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य में इसमें सर्ग की संख्या कम होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई अथवा मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो इसमें है 2 रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। तो हम हरिशंकर परसाई का लिखेंगे। तो जितने भी आपके कक्षा 9वीं में कवि परिचय और जीवन परिचय है, उन सबके एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे जीवन परिचय दे रखे हैं। उसमें से आप देखकर सभी कवि और लेखक का जीवन परिचय कक्षा 9वीं और 10वीं का तैयार कर सकते हो। तो हम हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय लिखेंगे। तो हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय में हम रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी। तो कोई से भी 2 रचना आप लिख सकते हो, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे। तो इनमें से कोई सी भी 2 आपको तैयार करनी है। इसके बाद भाषा शैली में सबसे पहले भाषा लिखेंगे। परसाई जी प्रमुख व्यंग लेखक है, उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी भाषा में सहजता, सरलता व प्रवाहमयता है। इसके बाद शैली में हम लिखेंगे, परसाई जी ने लेखन में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। इनकी शैली सहज, सरल व भावों के अनुरूप है। इसके बाद है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में हम लिखेंगे, परसाई जी हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार है, हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। तो यहाँ पे पहला जो गद्यांश दे रखा वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है।
फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। वह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। तो यह आपके क्षितिज के गद्य खंड के पाठ ल्हासा की ओर से लिया गया गद्यांश है और इसके लेखक है राहुल साकृत्यायन। तो इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या जब हम सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसके साथ ही करेंगे। और इसके अथवा में है दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। तो आपको पता चल ही गया होगा ये आपके क्षितिज के गद्य खंड के पाठ 2 बेलों की कथा से लिया गया गद्यांश है और इसके लेखक है प्रेमचंद। इसके बाद अगला प्रश्न है कहानी एवं उपन्यास में अंतर लिखिए अथवा एकांकी एवं नाटक में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, तो हम कहानी और उपन्यास में अंतर लिखेंगे। बहुत ही आसान है, कहानी छोटी होती है जबकि उपन्यास में हम लिखेंगे उपन्यास बड़ा होता है। दूसरा अंतर है कहानी में एक घटना का वर्णन होता है जबकि उपन्यास में हम लिखेंगे उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। फिर से देख लेंगे, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कबीरदास जी अथवा माखनलाल चतुर्वेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो हम कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे इन बिंदुओं पर। कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं साखी, सबद, रमेनी। इसके बाद है भाव पक्ष। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने ईश्वर भक्ति का आधार ज्ञान को माना है। उनके काव्य में दार्शनिक विचारधारा मिलती है। कबीर के काव्य में समाज सुधार की भावना मिलती है। इसके बाद हम लिखेंगे कला पक्ष। कला पक्ष में लिखेंगे कबीरदास जी संत कवि थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी भाषा अपरिष्कृत और अपरिमार्जित है। उनकी भाषा में पूर्वी अवधी, राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। उनकी भाषा सहज व सरल है। कबीरदास जी की शैली मुक्तक प्रधान है। उनकी शैली उपदेशात्मक है। इसके बाद है साहित्य में स्थान। कबीरदास जी हिंदी साहित्य की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। वे समाज सुधारक कवि है। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। तो इसमें पहला है प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत हुई। तो यह जो पद्यांश है आपके क्षितिज के काव्य खंड के पाठ साखिया से लिया गया है जिसके कवि कबीरदास है। और इसके अथवा में है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यह जो पद है आपके क्षितिज काव्य खंड के वाक से लिया गया है और जिसकी कवयित्री है ललध्यत। अंदर प्रसंग सहित व्याख्या गद्यांश और पद्यांश की हम अलग वीडियो में करेंगे। इसके बाद है भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए अथवा सगुण भक्ति की प्रमुख धाराएं लिखिए और प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है सगुण भक्ति की प्रमुख धाराएं। तो पहली जो धारा है इनकी राम भक्ति धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति की 2 ही धाराएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास, कृष्ण भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि सूरदास। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश है एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महत्व और अधिक बढ़ा है। संयुक्त परिवारों के अभाव में विपरीत परिस्थितियां मित्रता की मांग करती है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसके सामाजिक विकास में मित्र की अहम भूमिका है। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए।
तो इसका शीर्षक होगा मित्रता का महत्व। ठीक है, मित्रता का महत्व, यह शीर्षक हम लिखेंगे इसका। इसके बाद है मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है, तो इसका उत्तर होगा संयुक्त परिवारों के अभाव में विपरीत परिस्थितियां मित्रता की मांग करती, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है। इसके बाद जो तीसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश हम गद्यांश में से ही लिखते हैं, जो जो प्रमुख लाइनें होती है वह लिख देते हैं हम अपने अनुसार। तो हम यहाँ लिखेंगे एकल परिवारों के चलने से मित्रता का महत्व बढ़ गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके सामाजिक विकास में मित्र की प्रमुख भूमिका होती है। और मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। तो इस प्रकार से 3 या 4 लाइनों में ही हम सारांश लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए। तो सारे जो इम्पोर्टेंट पत्र हैं वह हम अलग वीडियो में बताएंगे साथ में, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और इसके बाद जो निबंध है उसका वीडियो भी अलग से आएगा जो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो जो निबंध दे रखे हैं, विद्यार्थी जीवन, समाचार पत्रों का महत्व, राष्ट्रीय पर्व, विज्ञान के चमत्कार और जल ही जीवन है। इस प्रकार हमने हिंदी विषय का पूरा पेपर हल कर लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।